सच हर बार सुहाना हो ये जरूरी नहीं। कई बार सच सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज राजकाज की बातों में ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना का वो सच जो सियासत को शर्मसार भी करता है और बदरंग राजनीति का चेहरा भी सामने लाता है। और क्यों वर्षों पुराना ये डरावना सच आज भी राजनीति को स्तब्ध कर रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं राजनीति के पीछे के हर रंग को आपके सामने लाने को। और आज बात होगी अजमेर 92 की। अजमेर 92, बेबस पीड़िताएं, बेखौफ दरिंदे। जानिए हर सवाल का जवाब आज मेरे साथ। अजमेर में साल 1992 में सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। उन्हें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन आरोपी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रसूख वाले थे। 31 वर्ष बीतने के बावजूद न्याय तो नहीं मिला, लेकिन इस विषय पर बनी फिल्म अजमेर 92 का पोस्टर जारी होने पर हंगामा जरूर हो गया। अजमेर शरीफ रेप एवं ब्लैकमेलिंग कांड एक खुला घाव है। ये लड़कियां जब किशोरावस्था में थीं तो बार बार रेप की शिकार हुईं और इनमें से कुछ का पूरा जीवन पुलिस और कचहरी के चक्कर काटते बीत गया और उन्हें अब बुढ़ापे तक भी न्याय नहीं मिल सका है। 90 के दशक में अजमेर सेक्स और ब्लैकमेलिंग कांड पर बनी अजमेर 92 इस वर्ष 14 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का पोस्टर जारी हो चुका है। पोस्टर में 250 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बांटने, 28 परिवारों के लापता होने, हत्याओं और आत्महत्याओं की खबरों को दर्शाया गया है। बेबस पीड़िताएं, बेखौफ दरिंदे और मजबूर सत्ता प्रशासन, बस इन सब की बानगी ही इस फिल्म के निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह ने दिखाने का जिम्मा उठाया है। दरअसल इस फिल्म रिलीज होने की खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी हंगामा बरपा हुआ है। अजमेर का अश्लील तस्वीर ब्लैकमेलिंग मामला साल 1990 से चल रहा था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब फरवरी-मार्च 1992 में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल में तस्वीर साफ हुई कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली सैकड़ों हिंदू छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर एक गिरोह अश्लील हरकतें करता है और उनकी निर्वस्त्र तस्वीरें खींचता है। यह गिरोह ब्लैकमेल की गई लड़कियों के जरिए अन्य लड़कियों को एक चेन सिस्टम बनाकर फंसाता था। आइए आपको बताता हूं कि इस कांड की शुरुआत कहां से हुई और कौन कौन इसके सूत्रधार रहे। दरअसल इसमें आरोपियों ने एक व्यवसायी के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें उतारी। व्यवसायी के बेटे को ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर आए, उससे बलात्कार किया और उसकी भी निर्वस्त्र तस्वीरें उतारी। और फिर शुरू हुआ एक घिनौना और मानवता एवं राजस्थान को घाव देने वाला रेप एवं ब्लैकमेलिंग का चेन सिस्टम। गिरोह ने पीड़िता को अपनी सहेलियों को वहां लाने के लिए मजबूर किया। अब आरोपी वहां आने वाली हर लड़की का बलात्कार करते और निर्वस्त्र तस्वीरें खींचते। तस्वीरों से ब्लैकमेल कर और लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। छात्राओं को फार्म तक ले जाने के लिए कॉलेज के बाहर हमेशा एक फिएट कार खड़ी रहती थी। कुछ छात्राएं परेशान होकर पुलिस तक पहुंची। जांच हुई तो साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, नाम सामने आया तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कुछ रईसजादों का। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड अजमेर दरगाह के खादिम परिवार से संबंधित अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। इस सारे मामले के बीच उसी समय एक नामी अखबार ने तस्वीरों के साथ समाचार प्रकाशित कर दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल उस समय फोटो खींचने के बाद नेगेटिव धुलवाने के लिए लैब में देने होते थे और यहीं से शुरुआत हुई खुलासे की। आरोपी ने लड़कियों की निर्वस्त्र तस्वीरें के नेगेटिव साफ करने के लिए जिस लैब को रील दिया था, वहां से तस्वीरें लीक हो गई। शहर भर में इन तस्वीरों की जेरॉक्स कापियां बंटने लगी। तस्वीरें मिलने पर कई अन्य लोगों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसी बीच अजमेर के काले धब्बे के रूप में याद रखे जाने वाले इस मामले की शुरुआत हुई। कॉलेज की 6 लड़कियों ने एक एक करके आत्महत्याएं कर ली। और विडंबना देखिए साहब, आरोपी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर थे। कई लड़कियां भी बड़े घरानों से थीं। इस कारण पुलिस कार्रवाई बहुत धीमी रही। पूरे प्रकरण में दूसरा पहलू यह भी था कि कुछ आरोपी अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम परिवार के मुस्लिम परिवार से थे और पीड़ित
लड़कियां हिंदू। लिहाजा सांप्रदायिक तनाव के भय की आड़ में पुलिस ने चुस्ती नहीं दिखाई। कानून का भय समाप्त होते हुए मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल और कार्रवाई के दौरान 32 लड़कियों ने तो बयान दे दिया, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस की धीमी गति के कारण मुलजिमों और अन्य लोगों को लंबा वक्त मिला कि वो अपने विरुद्ध साक्ष्य समाप्त कर दें, गवाहों को धमका सकें और जिन लोगों को शहर छोड़कर निकलना था वह निकल जाएं। कई पीड़िताओं ने तो आत्महत्या कर ली, कई परिवार रातों रात शहर छोड़ गए, एक अखबार के संपादक की हत्या कर दी गई और जैसा कि हमेशा होता रहा है, 30 मई 1992 को यह मामला सीआईडी की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अजमेर ब्लैकमेल मामले में वांछित आरोपी शमशुद्दीन उर्फ माराडोना की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों के तार जुड़े होने के संकेत मिले। सीबीसीआईडी माराडोना को आबू रोड से गिरफ्तार कर जयपुर लेकर आई थी। तत्कालीन डीएसपी रोहित महाजन और इंस्पेक्टर मोहन सिंह मधुर के सामने की गई पूछताछ में उसने कबूल किया कि युवा कांग्रेस नेता नफीस ने उसे ड्राइवर की नौकरी दी थी। उसका काम पीड़िताओं को स्कूल, कॉलेज या किसी तय जगह से फंसाकर फार्म हाउस और पोल्ट्री फार्म में पहुंचाना था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि फारूक चिश्ती सहित कई बड़े राजनीतिक धुरंधर नामचीन नेता उस समय इस जघन्य अपराध में शामिल थे। समय समय पर विभिन्न राजनेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के इस घटना में शामिल होने की भी बात उठाई, लेकिन कोई वरिष्ठ राजनेता पूछताछ के घेरे में नहीं आया। दरअसल इन घटनाओं से पूरा अजमेर सहम कर रह गया था। उस समय कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं वह जोश में आकर बोल दे और फिर मामला उसके घर से भी जुड़ा निकल आए। लोग अंदर से तनावग्रस्त थे। अविश्वास का यह दौर 4-5 साल तक चला। अजमेर की लड़कियों से विवाह करने वाले पता लगाते थे कि कहीं लड़की इस कांड से जुड़ी हुई तो नहीं। लोग अजमेर में रिश्ते करने से बचने लगे। यह स्थिति पूरे संभाग में फैल गई। जिन स्कूल कॉलेजों के नाम सामने आ रहे थे, वहां पढ़ने वाली हर लड़की और उनके मोहल्लों की लड़कियां संदेह की नज़र से देखी जाने लगी। इस मामले को दर्ज हुए 31 वर्ष हो गए हैं। अधिकांश पीड़िताओं की उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। उस समय अय्याशी के अड्डे के रूप में एक रिजॉर्ट का नाम सामने आया था। उसके मालिक ने सारा रिकॉर्ड गुम हो जाने की बात कहकर उस प्रकरण को ही खत्म करवा दिया। फिलहाल इस समय कोई भी आरोपी जेल में नहीं है। बाद में गिरफ्तार किए गए आरोपी भी जमानत पर बाहर हैं। एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी बाकी है वह अब अमेरिका में बताया जाता है। जो महिलाएं तारीख पर अदालत आती थीं, वो भी अब लो क्लास से आना छोड़ चुकी हैं। मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी थी, लेकिन 31 वर्ष बाद भी न्याय नहीं हो पाया। यह है अजमेर कांड का सच। पीड़िताएं जिंदा हैं, एक कटु याद के साथ, एक बेबसी के साथ। इन पीड़िताओं के साथ न सरकार खड़ी हुई और न ही समाज, और इसी वजह से दरिंदे आजाद परिंदे बने रहे और पीड़िताएं बेबसी और शर्मिंदगी के साथ जीती रहीं। यह पूरा प्रकरण सत्ता ही नहीं, समाज, कानून और इंसानियत के लिए भी एक काला धब्बा है। तो आज मैंने आपको अजमेर के 1992 के उस विभत्स कांड की वो सभी बातें बताई जो आगामी फिल्म के आने से फिर से चर्चा में आ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।